आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ैवान उर्दू के सबक नंबर 5 का, और इस सबक का उन्वान है जलती झाड़ी। बच्चों ये सबक एक कहानी है और इस कहानी को हिंदी ज़ुबान के मशहूर व मारूफ मुसन्निफ़ निर्मल वर्मा ने लिखा है। निर्मल वर्मा की कहानियाँ हकीकत निगारी के ऊपर मुबनी होती है। इस तरह की कहानी होती हैं जो इंसान को सोचो फिक्र के ऊपर मजबूर कर देती हैं। आपकी कहानियाँ गहराई तक उतरती हैं, हमारे मन के अंदर जाती हुई नजर आती हैं, और हमारे मन के अंदर जो कश्मकश चलती है, जो नफ्सियाती उलझनों के अंदर हम मुब्तला रहते हैं, उन कहानियों की अक्कासी, उन बातों की अक्कासी निर्मल वर्मा की कहानियों के अंदर होती है। यहाँ पर जलती झाड़ी निर्मल वर्मा की कहानी है जो उनके कहानियों के मजमूए जलती झाड़ी से ही लिया गया है। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने निर्मल वर्मा के हवाले से मालूमात हासिल की है। निर्मल वर्मा किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं, आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात, कलाम की खुसूसियात और ज़िंदगानी के हवाले से भी हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की है। सबक के दूसरे हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम कहानी का मुताला करेंगे। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें भी हम कहानी का मुताला करेंगे। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है कहानी को, और फिर जो चौथा हिस्सा होगा वो इस कहानी से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात पर मुनहसिर होगा। वहाँ पर हम सवाल जवाब की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, और इस हिस्से का उन्वान है बूढ़ा मछुआरा। बच्चों निर्मल वर्मा की कहानी है ये, और निर्मल वर्मा हकीकत निगारी के लिए जाने जाते हैं। और आपकी कहानियां मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर तक गहराई के अंदर जाती हैं, हमारे दुखों को निकाल कर बाहर कर देती हैं, हमारी तकलीफों को, मुसीबत ज़दा मुआशरे को दिखाती हैं। जलती झाड़ी कहानी की जो है हमारे सामने, ये भी कुछ इसी तरह की कहानी है। ये कहानी भी हमारे अंदर तक गहराई में जाती है, हमारे मन की गहराइयों में उस जगह के ऊपर जाती है जो हमारा दुखों का मन है, जहां दुख ही दुख, मुसीबत परेशानियों के अंदर हम कश्मकश के अंदर उलझे रहते हैं। वहां गहराई तक आपकी कहानी जाती है, और उस जगह के ऊपर जाने के बाद जहां खुशियां ख्वाब की तरह हैं, हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाती हैं कि हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमें क्या होना चाहिए, और हम किस तरह की जिंदगी, किस तरह के हालात में गुजर रहे हैं। आप जदीद तर्ज के अफसानों, जदीद तर्ज की कहानियों के लिए जाने जाते हैं। हिंदी जुबान में अज्ञे और निर्मल वर्मा को जदीद तर्ज की कहानियां लिखने में, जदीद तर्ज की अफसाने वगैरह लिखने के अंदर अव्वलीन जगह मिली हुई है। आप अव्वल सफ के अफसाना निगारों के अंदर, कहानीकारों के अंदर आते हैं। आपने हर तरह के मौजू के ऊपर हाथ आजमाया है। आप अफसाने वगैरह भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, ड्रामा भी लिखते हैं, नावल भी आपने लिखे हैं, तनकीदें भी आपने मुतअद्दिद तादाद में लिखी हैं। तो बहुत बड़े फनकार हैं और बहुत नामवर हैं। इस कहानी के अंदर बच्चों इंसानी कश्मकश को बताया गया है, उलझनों को दिखाया गया है। जो ज़रूरियात जदीद अफसानों की होती है, जदीद तर्ज की रहती है, जदीद कहानियों की है, वही मौज़ूआत और वही एहसासात इस कहानी के अंदर भरे पड़े हैं, इस कहानी के ज़रिए ज़ाहिर किए गए हैं। बच्चों जो पुराने अफसाने होते थे वो मज़े के लिए लिखे जाते थे, इंसान को हंसाने के लिए लिखे जाते थे, इंसान को हैरत ज़दा करने के लिए लिखे जाते थे, और जो शायरी वगैरह थी वो उस वक्त के अदीबों को खुश करने के लिए लिखी जाती थी। फिर एक दौर आया, तरक्की पसंद तहरीक आई। नए दौर के अंदर तरक्की पसंद तहरीक ने मौज़ूआत में बदलाव की मांग की। तरक्की पसंद तहरीक ने ये मांग की कि अब हंसी मजाक के मौज़ूआत से दूर हटना पड़ेगा। अब हमें ऐसे मौज़ूआत से दूर हटना पड़ेगा कि जिसका इंसानी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है। हमें अपनी कहानियों में, हमारे अफसानों में इस तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो ज़िंदगी के करीब हों, जो आवाम के करीब हों। मज़दूरों के, किसानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, उनके सामने जो मसले पेश हैं, उन मसलों को सामने ला सकें। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के अफसाने, इस तरह की शायरी करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने इस बात की पैरवी भी की। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए बहुत सारे मुसन्निफीन वाबस्ता हुए, और उन्होंने इस अंदाज की तख्लीकात की कि जो इंसानी मसाइल को उठाती है, इंसानी दोस्ती की बात करती है, जद्दोजहद जो है मजदूरों की, किसानों की, उनके सामने जो मसाइल हैं उन मसाइलों को सामने लेकर आती है, और उनको सामने जो है तजवीज़, उनके हल जो भी है वो पेश करती है। उसके बाद एक और दौर आया तरक्की पसंद तहरीक के बाद, और वो दौर था इंसानी कश्मकश का। वो जदीदियत वाली दौर है। जदीद तर्ज के अंदर इंसानी कश्मकश को दिखाया जाता था। अब मसाइल की बात हो रही थी कि मुआशी मसाइल तो हैं, समाजी मसाइल तो हैं, वो तो हम पार कर रहे हैं, लेकिन इंसानी जहनी कश्मकश है, वो भी तो कोई चीज़ है, उसको भी तो जाहिर करना चाहिए। तो जो नए तर्ज के अफसाने आए, नए तर्ज के अफसाना निगार आए, 1960 के बाद जो अफसाना निगार आए,
55 के करीब जो अफसाना निगार आए, उन्होंने इस तरह की कहानियां लिखी जो इंसानी जज्बात की अक्कासी करती हैं, इंसानी उलझनों को दिखाती हैं, जहनी कश्मकश को दिखाती हैं, नफ्सियाती उलझनों को दिखाती हैं। तो वो जो कहानी है, वो जो अफसाने हैं, वो जो नावल हैं, वो सभी जदीद तर्ज के नावल, जदीद तर्ज के अफसाने, जदीद तर्ज की कहानियां कही जाती हैं। उन कहानियों में, जदीदियत में उनका शुमार होता है। निर्मल वर्मा भी जदीद कहानियों के लिए जाने जाते हैं, और ये जो जलती झाड़ी कहानी है हमारी, ये भी जदीद तर्ज की कहानी है, जदीद तर्ज का एक अफसाना है जिसका हम मुताला करेंगे। तो इसकी कहानी में मुख्तसर आपको बता दूं कि अजनबी शहर के अंदर एक अजनबी शख्स जाता है, नए शहर के अंदर है, हर शख्स अजनबी है, लेकिन उसके साथ इस जगह के ऊपर कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो इसको जहनी कश्मकश के अंदर मुब्तला कर देते हैं। यहां पर जहनी कश्मकश तो दिखाई गई है एक अजनबी शख्स की, साथ ही अजनबी शख्स या मुसाफिर नए शहरों के अंदर, नए हालात के अंदर क्या चाहता है, क्या उसकी कैफियत रहती है, वो कैफियत का भी यहां पर बहुत अच्छे से मुजाहिरा किया गया है। और कहानी के अंदर बताया गया है कि हम जब कभी किसी अजनबी शहर में जाते हैं, अजनबी शहर में सफर करते हैं, और वहां पर कोई शख्स ऐसा मिल जाए कि जो हमें जानता हो, तो हमें बहुत हैरत होती है, बहुत ताज्जुब होता है। तो यहां पर मुसन्निफ के साथ भी ऐसा ही होता है कि अजनबी शहर में जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ शख्स इनको मिलते हैं। पहले एक बूढ़ा मछुआरा मिलता है, जो इससे का उन्वान भी है, बूढ़ा मछुआरा मिलता है, और उनसे इस तरह से पेश आता है कि जैसे उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो, और फिर अजनबियों की तरह चल जाता है। तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है मुसन्निफ को कि ये क्या वाकया हुआ, किस तरह के हालात यहां पर हुए, क्यों ये मुझे जानता है और क्यों इसने मुझे इस तरह से देखा है। और बहुत सारी नफ्सियाती कश्मकश से उलझते हुए खुद कलामी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अगले हिस्से के अंदर जो आगे बढ़ते हैं हम, तो दो लड़के इस कहानी के अंदर आते हैं जो मुसन्निफ को बूढ़ा मछुआरा करार देते हैं। वो कहते हैं कि आप तो रोज यहां पर मछली पकड़ने के लिए आते हो, रोज खाली हाथ जाते हो, क्या आप आज भी खाली हाथ जा रहे हो? इस बात से भी मुसन्निफ बहुत हैरतज़दा हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। मैं यहां नया आया हूं, इस शहर में अजनबी हूं, और यहां पर इस तरह से लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, जैसे बहुत अच्छे से वाकिफ हों। बूढ़ा मछुआरा मुझे देखकर हंस रहा था, और ये बच्चे मुझे कह रहे हैं कि आप तो बूढ़े मछुआरे हो, मेरा वजूद कहां गया, मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं। फिर बच्चे भी आगे निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद उसी जगह के ऊपर जहां पर ये हादसे पेश आ रहे हैं, ये वाकयात पेश आ रहे हैं, एक जोड़ा आता है, एक लड़का और लड़की आते हैं, जवान लड़का लड़की आते हैं, और झाड़ियों के पीछे वो कुछ हरकत वगैरह करते हैं। उसके बाद लड़की झाड़ियों से निकलकर मुसन्निफ के आगे वाली बेंच के ऊपर आकर बैठ जाती है। मुसन्निफ मुसाफिर है इस जगह के ऊपर, और वो मुसन्निफ से इस तरह से खिताब करती है कि जैसे झाड़ी के अंदर वो मुसन्निफ के साथ ही थी, झाड़ी के पास, मुसन्निफ के पास ही खड़ी थी, और मुसन्निफ के साथ ही वो इतनी देर से चहलकदमी कर रही थी, उसी के साथ वो घूम फिर रही थी, उसी के साथ यहां पर आई थी। इस वाक़े से भी मुसन्निफ का बहुत हैरतज़दा हो जाते हैं मुसन्निफ, और उनका उस वक्त के लिए जहनी कश्मकश शुरू हो जाती है, उनका तवाज़ुन गड़बड़ा जाता है, और वहां से निकलते हैं और शराब खाने के अंदर अपनी पूरी रात बिता देते हैं। एक शराब खाने से दूसरे शराब खाने, दूसरे शराब खाने से तीसरे शराब खाने, पूरी रात वो इसी कश्मकश के अंदर, जहनी कश्मकश के अंदर निकाल देते हैं, और अगले दिन वो उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उस बात का जिक्र करते हुए मुसन्निफ ये भी लिखते हैं कहानी के अंदर कि अमूमन मुझे आत्महत्या का शौक नहीं है, खुदकुशी करने का ख्याल मन के अंदर नहीं आता है, लेकिन ये कहते हैं कि उस रात जो मेरा हाल था, जो मेरा जहनी कश्मकश मेरे अंदर चल रही थी, जो मैं तनाव के अंदर था, तो उस वजह से अगर मैं उस रात खुदकुशी भी कर लेता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह के हालात मुसन्निफ के उस एक दिन के अंदर, एक दिन के साथ पेश आने वाले वाकयात की वजह से हो जाते हैं। तो इस कहानी के अंदर उन्हीं वाकयात को बताया गया है। इस कहानी को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि दो वाकयात इसके अंदर शामिल किए गए हैं। एक वाकया बूढ़े मछुआरे का है, और दूसरा वाकया दो अजनबी लड़कों का है जो मुसन्निफ के साथ जानकारी से, वाकफियत से पेश आते हैं। और जो लड़की और लड़के वाला किस्सा है वो इस कहानी के अंदर नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसको मैंने समझा दिया है, बता दिया है आपको, आगे नहीं लेंगे। पहला हिस्सा हमारे सामने बूढ़े मछुआरे वाला किस्सा है, इसका हम मुताला करेंगे और इसको पढ़ेंगे कि बूढ़ा मछुआरे की वजह से मुसन्निफ किन ख्यालात में मुब्तला होता है, किस तरह के सोचो फिक्र के अंदर ये डूब जाता है। कहते हैं मुसन्निफ कि मैं इस शहर में पहली बार आया था, सोचा था चंद दिन रहकर आगे चला जाऊंगा, लेकिन बाज नागुज़ीर वजूहात की वजह से यहां रुक जाना पड़ा। इस शहर के अंदर मुसन्निफ मुसाफिर बनकर आए हैं, अब वो मुसाफिर की तरह यहां पर रह रहे हैं। ज्यादा दिन रुकने का इनका इरादा नहीं था, मन ये था कि कुछ दिन यहां पर आएंगे, काम वगैरह जो भी अपने साथ लेकर आए हैं वो
करके यहां से निकल जाएंगे। अब मुसन्निफ बच्चों अनजान शहर के अंदर है, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अनजान शहर में है। निर्मल वर्मा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 7-8 साल हिंदुस्तान से बाहर यूरोप के अंदर गुजारे हैं। यूरोप के शहरों के अंदर आप घूमे हैं, वहां पर आपने दौरे किए हैं, वहां पर अजनबी लोगों से मिले हैं, वहां मुलाकात की है। तो इसके अंदर एक उनसुर यह भी शामिल हो जाता है कि मुसन्निफ ये खुद की जिंदगी के ऊपर बीता हुआ हादसा भी बता रहे हैं, खुद के साथ गुजरा हुआ वाकयात भी मुसन्निफ बता रहे हैं, क्योंकि ये कहानी सच्चाई के ऊपर मुनहसिर होती है, सच्चाई इस कहानियों के जरिए जाहिर की जाती है। तो अजनबी शहर के अंदर है, यहां पर ये सैर सियाहत के लिए नहीं है, सैर सपाटे के लिए नहीं है, अपने काम के जरिए से यहां पर आए हुए हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जब इंसान सैर सियाहत के लिए किसी शहर दूसरे शहर में जाता है तो वो कुछ दिन के लिए जाता है, 1 आध दिन के लिए, और वो कैफियत उसकी अलग होती है। लेकिन जब काम के सिलसिले में अजनबी शहर के अंदर जाता है और महीना 2 महीना उसको रुकना है, हफ्ते 2 हफ्ते उसको रुकना है, बड़ी मुद्दत के लिए रुकना है, तो वो अलग तरह की कैफियत में मुब्तला रहता है। वो मजा और वो ज़ौक़ नहीं होता जो सैर सियाहत के लिए जाने वाले के लिए होता है। तो यहां पर जो मुसन्निफ आए हुए हैं, दूसरे शहर में आए हुए हैं, मुसाफिरी कर रहे हैं, ये काम के सिलसिले में मुसाफिरी कर रहे हैं, कुछ काम है इनके, तो उस वजह से यहां पर रुके हैं, कुछ दिन रुके हैं और उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे। तो वो कुछ दिन का ही वाकया यहां पर इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से अजनबी शहर के अंदर इनका वक्त गुजरता है। तो नागुज़ीर वजहों की वजह से यानी अनचाही वजहों की वजह से यहां पर रुकना पड़ गया। दिन भर होटल में रहता और जब ऊब जाता तो अक्सर घूमते हुए उस मकाम की तरफ कदम बढ़ जाते। अजनबी शहरों में भी हर मुसाफिर अपने पसंदीदा गोशे ढूंढ लेता है। अब चूंकि इंसानी कश्मकश को जाहिर करने वाली कहानी है, तो इंसानी कश्मकश और दिमाग में क्या चलता है, जहनी हलचल को भी यहां पर दिखाया गया है, जहनी कश्मकश को भी यहां पर दिखाया गया है। बताया गया है कि ये इंसान की फितरत होती है कि अजनबी शहरों में भी हम अपने पसंद के गोशे ढूंढ लेते हैं जब हम अपने काम से ऊब जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई जानकार नहीं होता, घर वाले साथ नहीं होते, काम के सिलसिले में आए हैं, काम किया और उसके बाद फिर होटल में रुकना है। तो ऐसे हालात के अंदर कुछ वक्त खुद के लिए भी चाहिए, कुछ वक्त खुद को आराम देने के लिए, कुछ वक्त खुद के मज़ा के लिए भी चाहिए। तो उस वक्त अनजाने शहरों के अंदर भी अजनबी लोग या मुसाफिर एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं, और वो ढूंढ ही लेते हैं जहां उनको जहनी सुकून मिलता है, जहां उनको दिली सुकून मिलता है उस जगह के ऊपर। तो वो हर अजनबी, हर मुसाफिर अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढे रखता है। वो जगह उसको पता होती है कि इस जगह पर जाऊंगा तो मुझे आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो ये बता रहे हैं कि मैं भी शाम के वक्त अपना काम निपटा के अपनी उस जगह के ऊपर पहुंच जाया करता था जो जगह इन्होंने सोच रखी थी। कई बार वहां जाने की तबीयत हुई। रात को किसी सस्ते रेस्टोरेंट की तलाश करते वक्त अक्सर उस तरफ निगाह चली जाती, या कभी ट्राम की खिड़की से पुल पार करते हुए एक दबी सी ख्वाहिश जाग उठती। दिल चाहता यहीं उतर जाऊं, लेकिन एक हल्की सी हिचक उभर आती और मैं उसके नीचे दब जाता हूं। अनजाने शहरों में कुछ डर भी होते हैं, शुबहात भी होते हैं। वो शुबहात भी यहां पर बताए गए हैं कि वहां पर जाते हैं लेकिन ज्यादा वक्त नहीं रुकते, उसके बाद फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन वो जगह इतनी मुतासिर करने वाली बताई है कि बार बार अपनी ओर खींचती है। मुसन्निफ जब भी वहां से निकलते हैं, अपने काम की वजह से जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट की तलाश में वहां से निकलते हैं, तो वो जगह उनको नजर आ जाती है और मन करता है कि उस जगह के ऊपर जाऊं और वहां जाकर अपना वक्त गुजारूं। उसी जगह का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। वो दिन कुछ अलग सा रहा होगा। अब ये वो दिन आया है जब मुसन्निफ के साथ वो वाकयात पेश आएंगे जिनकी हम बात कर रहे थे। यही इनको मछुआरा मिलेगा, इसी दिन मछुआरा मिलेगा, और इसी दिन 2 अजनबी लड़के मिलेंगे, इसी दिन वो लड़का और लड़की का एक जोड़ा भी इनको मिलने वाला है। तो ये कहते हैं कि वो दिन कुछ अलग सा रहा होगा कि जब मैं वहां पर पहुंच गया, आम दिन की तरह नहीं था। मैं दिन भर होटल के कमरे में सोता रहा, कुछ जरूरी खत लिखे और उन्हें पोस्ट करने के बहाने बाहर चला आया। ये उस दिन की बात कर रहे हैं कि जब ये यहां से निकलने वाले हैं। तो दिन भर ये होटल में गुजारा इन्होंने और फिर खत कुछ लिखे होंगे अपने दोस्तों को, अपने कारोबार के सिलसिले में, और वो खत पोस्ट करके वापस आ रहे हैं। वापसी में मैंने जानबूझकर रास्ता बदल लिया। मुमकिन है कि मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया हो। यह बात है बच्चों ढीला छोड़ने वाली, कि ढीला कब छोड़ा जाता है। ढीला जब छोड़ा जाता है कि वक्त नहीं है, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज आ गई कि जिसको हम करके मजा हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए वो चीज लुत्फ देने वाली है, हमारे दिल को सुकून देने वाली है, तो हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं कि कुछ वक्त इस चीज के साथ भी गुजारा जाए, कुछ वक्त हम यहां भी रखा जाए। तो वो ढीला छोड़ना वो है कि खुद के ऊपर काबू ना रखना, जो हमारा मन कह रहा है, जो हमारा दिल कह रहा है, वो उसको करने देना।
मर्जी का काम करने देना। तो मुसन्निफ को उस जगह के ऊपर जाने की हमेशा से ख्वाहिश रही है, खूबसूरत जगह उनको नजर आती थी, आज इनको मौका मिल गया, खाली वक्त है, दिन भर आराम कर लिया है और बाजार से आते वक्त इन्होंने अपने आप को खाली छोड़ दिया और अपने आप उस जगह के ऊपर ये पहुंच गए चलते चलते। ऐसा अक्सर होता है, ये ढीला छोड़ने वाली बात, ऐसा अक्सर होता है जब कभी मैं दिन भर सोकर बाहर आता हूं तब खुद को एक नए सिरे से ढीला छोड़ देने की ख्वाहिश होती है, खास तौर पर अजनबी शहरों में जहां हमें कोई नहीं पहचानता और हम किसी शर्मिंदगी और झिझक के बगैर एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो लेते हैं। ये जो ढीला छोड़ने वाली बात है ये अजनबी शहरों के अंदर ज्यादा होती है। उसके ऊपर हमारा जो दिमाग है हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हम इस वक्त वो चीजें कर सकते हैं जो हमारे शहरों में नहीं कर सकते। हमारे शहरों में हम किसी अनजान जगह के ऊपर जाएंगे, अजनबी रास्तों के ऊपर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग हमें रोकने वाले मिल जाएंगे, टोकने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, तो उस वक्त हम अपनी मर्जी के काम कर सकते हैं, बगैर झिझक के, बगैर किसी डर के, शुबह के। तो यहां पर जहन के हालात भी बताए गए हैं और इंसानी जिंदगी की सच्चाई भी बताई है इन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर। निर्मल वर्मा कहते हैं कि अनजान शहरों के अंदर हम जब गलती करते हैं तो कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होता। यही हमारे जहन के हालात हैं, हमारे मन के हालात हैं। हम गलतियां करते हैं, गलत रास्तों के ऊपर निकल जाते हैं, जानबूझकर ऐसे काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें यह लगता है कि कोई हमें रोकने और टोकने वाला नहीं है, कोई हमें इस कामों से रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें कोई रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है, तो हम उन गलत कामों की तरफ जाने से रुक जाते हैं, गलत चीजों के अंदर हाथ डालने से रुक जाते हैं, गलत बात कहने से रुक जाते हैं। तो ये इंसानी फितरत बताई गई है कि अगर इंसान के ऊपर डर हावी है, उसको पता है कि मैं गलत काम करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, तो वो गलत कामों से रुक जाता है। लेकिन उसे यह अंदाजा हो जाता है कि मेरे गलत कामों से मुझे कोई सजा नहीं मिलने वाली, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो ना चाहते हुए भी इंसान खुद कोशिश करता है कि मैं गलत काम कर दूं, मैं इस काम को कर दूं जो नहीं करना चाहिए। ये फितरत बताई गई है इंसान की। ख्वाहिशात मन के अंदर बहुत सारी आती हैं, हमारे मन में बहुत सारी तरह तरह की ख्वाहिशात रहती हैं, तरह तरह की चीजें हासिल करने की ख्वाहिशात रहती हैं। हमारा नफ्स हमसे कंट्रोल नहीं होता। हम किस लिए हमारे नफ्स को कंट्रोल करते हैं? बदनामी के डर से, बुराइयों के डर से, डांट के डर से, सजा के डर से। लेकिन जब सजा का, बदनामी का, बुराई का कोई डर ही नहीं रह जाता तो फिर हम अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल छोड़ देते हैं, हमारे नफ्स को आजाद छोड़ देते हैं। वही कैफियत, वही जज्बात का इशारा यहां पर इस पैराग्राफ में किया गया है कि हम जब देखते हैं कि इस जगह के ऊपर, इस रास्ते पर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, हम अपने आप को खुला छोड़ देते हैं, हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। अब यहां पर कोई शर्मिंदगी हमें नहीं होने वाली, कोई झिझक हमें नहीं होने वाली। तो ये अजनबी शहर बताया गया है। अब अजनबी शहर कौन? दिल का वो कोना कि जहां उसको पता है कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये खामोशी की जगह है, ये सूनापन है। हम बुराइयां करते हैं, गलत काम करते हैं, तन्हाई में करते हैं, ये सोचते हैं कि वहां कोई नहीं देख रहा। तो ये अजनबी शहर एक तन्हाई की तरह है। और जो हमारा शहर है वहां तो हमारे साथ सब है ही, सब रोकने टोकने वाले हैं, सब देखने वाले हैं। बुराई की तरफ जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो फौरन रोक दिया जाएगा हमें, गलत काम कर भी दिया तो सजा के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये हमारी जहनी कश्मकश को दिखा रहा है, हमारे दिल में चलने वाली उलझनों को दिखा रहा है। तो वो दिन जो है ऐसा ही पतझड़ का एक दिन था जब मैं वहां चला आया था। वो एक जजीरा था, शहर के किनारे जहां पहाड़ी शुरू हुई है, नदी के दो धारे कैंची की तरह से उसे बीच से काट कर चले गए थे। ये उस जगह का बयान कर रहे हैं, उस जगह की तस्वीर कशी कर रहे हैं कि जहां पर इनको जाने का मन करता है। वो जगह जो इनको पसंद आई है उस जगह के बारे में बता रहे हैं कि वो जगह जो है शहर के आखिरी छोर की तरफ है, जहां शहर खत्म हो रहा है और फिर पहाड़ शुरू हो रहे हैं। उसके एक तरफ पुल है, पुल के नीचे वो जगह है जहां से पहाड़ी शुरू हो रही है, फिर नदी जा रही है, नदी पहाड़ की वजह से दो हिस्सों के अंदर बट गई है। सामने पुल भी है, पुल के पीछे बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं, वो शहर नजर आ रहा है। शहर को जोड़ने वाला जो पुल है उसमें से गाड़ियां आती जाती, वो सब वहां से नजारे दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ जो है उसके वो कुदरती नजारे हैं, वहां पहाड़ है, वहां पर जो सोता है पानी का वो बना हुआ है, नदी की वजह से थोड़ा रुका हुआ पानी वो है, अच्छी खासी हरियाली है, वहां पर अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। तो बड़ी खूबसूरत वो जगह है और वो शहर के करीब ही है। पुल के नीचे लंबी घास पानी में भीगी रहती थी। किनारे पर
दूर दूर लाल तख्तों के बेंचें पड़ी थी। उन दिनों अक्सर ही खाली रहती थी, और बिल्कुल खाली भी नहीं, पत्ते लगातार उन पर झड़ते रहते थे। जब कभी हवा का कोई झोंका उन्हें उड़ा ले जाता तो वही झोंका वापस मुड़कर दूसरे पत्तों को उन पर बिखेर देता। वो कभी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती थी। अब वहां की बता दी कि हरी भरी घास रहती है और नर्म घास रहती है, दरख्त भी है ऊंचे ऊंचे, वहां लाल तख्तों की बेंचें लगी हुई हैं। उन बेंचों के ऊपर कोई नहीं बैठता, कोई नहीं आता, सिर्फ पत्ते रहते हैं। तो यहां पर उस जगह को इंसानों से खाली बताया गया है कि बहुत कम इंसान उस जगह के ऊपर आते हैं। पत्ते वहां पर रहते हैं और पत्ते भी हवा के जरिए उड़ते रहते हैं, यानी अपनी जगहें बदलते रहते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ निर्मल वर्मा ने इस कहानी को लिखी है। लिखने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, तहरीरी अंदाज जो है बच्चों बहुत आला दर्जे का है। इस तरह से लिखते हैं कि जैसे पूरी तस्वीर हमारे सामने पैदा कर दी गई हो, पूरी तस्वीर हमारी बना दी गई हो। पानी बहता रहता, उसकी आवाज के साथ हमेशा एक और आवाज दिल में आती थी, किसी दिन वहां जाऊंगा। ये मुसन्निफ के दिल की आवाज है कि मुसन्निफ का दिल करता था कि मैं किसी दिन इस जगह के ऊपर जाऊंगा। पानी भी वहां पर बह रहा है, पानी की आवाजें आ रही हैं, और पानी की आवाज के साथ ही एक आवाज दिल में भी उठती थी, और वो आवाज ये थी कि मैं किसी दिन उस जगह के ऊपर जाऊंगा और उस जगह के ऊपर अपना वक्त गुजारूंगा। तो ऐसे ही एक पतझड़ के दिन मैं वहां चला आया था। किनारे किनारे चलते हुए मैं उन बच्चों से अलग था जो पुल के नीचे खेल रहे थे। उन्होंने शायद मुझे देखा भी नहीं। वो पत्तों का ढेर बना देते थे और उन्हें माचिस से जलाकर भाग जाते। शाम की मध्यम धूप में धुएं के दायरे फैल जाते। एक सोंधी बू जजीरे के इर्द गिर्द हवा में फैल जाती थी। वहां पर जब वो आए तो पुल की सारी तस्वीर कशी कर दी, बता दिया कि पुल के पास क्या क्या है, उस जगह के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, उसकी खूबसूरती क्या है। और उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो दो बच्चे उनको नजर आए। वो बच्चे खेल रहे थे और वो खेल बताया कि पतझड़ का मौसम था तो सूखे हुए पत्ते दरख्तों के गिर रहे थे। उन पत्तों को बच्चे जमा करते, एक ढेर लगाते और उसके अंदर माचिस से अपनी आग लगा देते और उसके बाद फिर दूसरी जगह चले जाते। तो वो आग की वजह से धुआं भी उठ रहा है, वो फजा में फैल रहा है, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू माहौल में फैली हुई है। बरसात के बाद का दिन है तो वो और भी खूबसूरत खुशबू लग रही है, अच्छी खुशबू वहां पर लग रही है और नजारा भी उसका अच्छा बन गया है। मैं पुल से दूर चला गया। जो बच्चे खेल रहे थे पुल के नीचे, वहां से चलते चलते ये आगे जजीरे की तरफ आ गए। दूसरी तरफ पेड़ों की नंगी शाखें पानी को छू रही थी। वहां गीली घास का एक टुकड़ा नदी के किनारे तक चला गया था। ढलान पर उतरते ही निगाह अचानक उस पर टिक गई, पांव ठिठक गए। अब उसके बाद वो चलते चले गए आगे, पुल से दूर आ गए और आगे थोड़ी ढलान मिली। ढलान के बाद फिर एक समतल जगह थी, प्लेन जगह थी, उस जगह के ऊपर ही उतर गए। अचानक इनकी नजर किसी के ऊपर पड़ी, उसको देखते ही ठिठक गए क्योंकि उम्मीद नहीं थी इस जगह पे कोई नजर आएगा। बच्चों के अलावा वहां कोई नहीं था, लेकिन थोड़ा नीचे होकर ढलान की तरफ एक शख्स और बैठा हुआ था जिसको देखकर ये झिझक गए, ठिठक गए, रुक गए। वो एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी था, एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल खामोश, बेहिस्सो हरकत। मुंह में पाइप दबी थी जो न जाने कब की बुझ चुकी थी। हाथ में मछली पकड़ने का कांटा भी था उसके। नदी के किनारे गंदले पानी में दूर तक डूबा हुआ, लेकिन उसका ध्यान कांटे की तरफ नहीं था, मछली पकड़ने की तरफ उसका ध्यान नहीं था। वो जजीरे से परे शहर के पुलों की तरफ देख रहा था। रह रहकर मुंह में दबी पाइप हिल उठती थी। ये उस बूढ़े की तरह तस्वीर कशी की है। बताया है कि बूढ़ा किस तरह का है, किस तरह से बैठा हुआ है। यह आपको बच्चों याद रखना है कि बूढ़े का जो वाकया है ये किस तरह से पेश किया है, बूढ़े को किस तरह से दिखाया है। बहुत बूढ़ा है, मछली लगा के लिए जो पकड़ने के लिए कांटा लगाए हुए है, कांटा पानी में डला हुआ है, लेकिन उसको कांटे की परवाह नहीं है कि कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा। वो तो सामने बैठा हुआ दूर इमारत की तरफ देख रहा है। जो सामने की तरफ पुल है, पुल के पीछे और भी इमारत बनी हुई है, वहां पर नेशनल थिएटर भी है और वहीं उन इमारत के पीछे सूरज भी गुरूब हो रहा है। ये उन नज़ारे देख रहा है और उसी की तरफ इस तरह से देख रहा है कि जैसे खला में देख रहा हो, खाली जगह के अंदर देख रहा हो। यानी देखने के बाद भी उसकी नजर नहीं हिल रही थी, उसकी नजर एक ही जगह टकटकी बंधी हुई थी। वो जजीरे का साकित किनारा था। मैं बेमकसद घूमता हुआ थक गया था। अपना चमड़े का बैग मैंने भीगी घास पर रख दिया और वहीं बैठ गया। बूढ़े के करीब ही मुसन्निफ भी जाकर बैठ गए। वो जजीरे का साकित किनारा बताया गया है। साकित किनारा कि जहां पर हरकत नहीं हो रही, पानी नहीं बह रहा है। वो जजीरे से थोड़ा अंदर आके था तो पानी बाहर से बह रहा था और कुछ पानी अंदर की तरफ आकर जमा हो गया था। तो वहां पानी ज्यादा नहीं हिल रहा था,
हरकत बहुत कम हो रही थी, तो इसलिए उस किनारे को साकित किनारा बताया गया है। मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं भी बहुत देर हो गई चक्कर खाते हुए वहां घूम रहा था और बगैर बात घूम रहा था, फालतू घूम रहा था। तो अब मैं थक गया था, तो मैं वहीं पर करीब में ही नीचे मैंने घास के ऊपर मेरा बैग रखा और वहां मैं बैठ गया। मेरे बिल्कुल करीब एक नंगा दरख्त खड़ा था, बारिश में भीगा लेकिन गर्म। उसकी गर्मी धीरे धीरे मुझे छूने लगी। पिछले एक हफ्ते से इस शहर में पानी बरसता रहा था, घास के नीचे मिट्टी नम थी और इतनी मुलायम कि पैर नीचे दबने लगे थे। देखो बच्चों, यहां पर निर्मल वर्मा की लिखने की खासियत जाहिर हो रही है, कलाम की खुसूसियात हमारे सामने जाहिर हो रही हैं। जो कुदरती मनाजिर हैं, कुदरती चीजें हैं, जैसे दरख्त है, घास है, पानी है, गुरूब होता हुआ सूरज है, सूरज की धूप के टुकड़े हैं, ये सभी एक किरदार की तरह इस कहानी के अंदर पेवस्त हुए हैं, किरदार की तरह काम कर रहे हैं। हर चीज की अक्कासी बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं, हर चीज को हिलता डुलता चलता फिरता सा बता रहे हैं कि वो सब इनके साथ यहां पर मौजूद हैं। जजीरे के ऊपर बच्चों का खेलना, जजीरे की नर्म नर्म घास का बढ़ना, दरख्त पीछे खड़ा हुआ है उसके अंदर से गर्मी निकलना, ये सब इनकी सलाहियत दिखा रही है, निर्मल वर्मा की लिखने की सलाहियत जाहिर कर रही है। ये पहला दिन था जब बारिश थमी थी, क्योंकि कई दिन से बारिश आ रही थी, आज बारिश रुक गई थी, लेकिन बादल अब भी थे, कुछ जजीरे पर, कुछ हटकर शहर की पहाड़ी पर, लेकिन अब वो खाली और हल्के थे और हवा में उड़ते मालूम होते थे। बादल बारिश के बाद कुछ ऐसे रह जाते हैं जो हल्के नजर आते हैं और उड़ते हुए नजर आते हैं, बस उसी अंदाज के बादल उस जगह के ऊपर मौजूद थे, अपने चारों तरफ छितराए हुए नजर आ रहे थे। मैं बहुत देर तक वहां बैठा रहा। इस दौरान बूढ़े ने एक भी मछली नहीं पकड़ी। एक बार कांटा हिला, उसने लपक कर डंडी खींची। मैंने सोचा अब एक तड़पता हुआ गोश्त का लोथड़ा ऊपर आएगा। मैं खुद शायद उतावलेपन में पानी के पास चला आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने नदी से कांटा बाहर निकाला, फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। कांटा खाली था। मछली बहुत सफाई से अपना खाना चुरा कर ले गई थी। अब वो वहां बैठे हुए हैं, मुसन्निफ भी उनके पास बैठे हुए हैं, काफी वक्त हो चुका है, बहुत देर हो गई दोनों को बैठे हुए, अभी बातचीत नहीं हो रही। बूढ़ा मुसन्निफ की तरह देख भी नहीं रहा है, लेकिन उसको अंदाजा है कि मेरे करीब कोई बैठा हुआ है। अचानक उसका कांटा हिलता है जो मछली पकड़ने के लिए उसने पानी में डाल रखा था। उस कांटे की हिलने की वजह से बूढ़ा फौरन उसको कांटे को खींचना शुरू करता है। मुसन्निफ की दिलचस्पी भी उस कांटे में हो जाती है, उस मछली के अंदर हो जाती है कि अब तो फौरन कोई ना कोई मछली तड़पती हुई बाहर निकलेगी, चलती हुई मछली बाहर निकलेगी। तो वो भी उसके करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो कांटा खींचते हैं तो उस कांटे में कोई मछली नहीं थी। मछली लगी थी, लेकिन वो अपना चारा लेकर, अपना खाना लेकर उसके अंदर से बड़ी होशियारी से चली गई थी। वो कांटा खाली ही रह गया था। खाली कांटा जब बाहर निकला तो उसको बूढ़ा देखता रह गया कि ये क्या हुआ, और उसको देख के मुसन्निफ की तरफ देखकर मुस्कुराया। तिरछी नजरों से देखा, पूरी तरह मुसन्निफ की तरफ नहीं देखा, इस अंदाज में देखा कि ये मुसन्निफ से वाकिफ है, मुसन्निफ को जानता है। बस यही बात मुसन्निफ की उलझन की वजह है कि बूढ़े ने मुझे इस तरह क्यों देखा कि जैसे ही मुझे जानता हो। मैं एक अजनबी हूं, ये शहर मेरे लिए नया है, ये बूढ़ा मेरे लिए नया है। मैंने कभी आज से पहले इस बूढ़े को नहीं देखा, लेकिन ये मेरे इस तरह से नजर डाल रहा है मेरे ऊपर जैसे मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। इस तरह से मेरी तरफ देखकर हंस रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से जानता हो। तो क्यों इसने मेरी तरफ देखा, क्यों मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुराया। और फिर मछली पकड़ने के दौरान ये भी बहुत करीब आकर बैठ गए थे, मुसन्निफ भी। इनको भी अपने आप के अंदर शर्म आई थोड़ी कि मैं भी इतना करीब आकर क्यों बैठ गया, क्या मुझे भी अपना ये चाहिए। बूढ़ा मुझे अपना समझकर हंस रहा है, मुझे अपना करीबी मान रहा है, इस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है कि जैसे बहुत अच्छी तरह जानता हो। लेकिन मैं भी तो पीछे नहीं हूं, मैं भी तो इसके करीब आकर बैठ गया हूं। मैं भी ऐसा बन रहा हूं कि जैसे मैं भी बूढ़े को अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी बूढ़े के अंदाज के अंदर बैठा हुआ हूं, बूढ़े की सोच के अंदर सोच रहा हूं, बूढ़े के काम के अंदर दिलचस्पी ले रहा हूं। मैं ऐसा क्यों हो गया हूं, यह कश्मकश इनके जहन में चलती है। हम दोनों फिर अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठे रहे। बूढ़े ने अपने कांटे में चारा भरा और फिर दूर हवा में उछालकर उसे पानी में डुबो दिया। बहते पानी पर एक चौड़ा सा दायरा फैल गया, धूप में पारे की तरह चमकता हुआ, और फिर वो मिट गया। देखो, धूप को यहां पर बराबर शामिल किया है। और आपके सवाल भी पूछा जाएगा कि गुरूब आफ्ताब का मंजर बयान कीजिए, मुसन्निफ ने किस तरह से गुरूब आफ्ताब की खूबसूरती दिखाई है वो आपको बताना है। तो एक जगह नहीं बताई है, एक साथ कहीं नहीं बताई है,
कहानी के बीच बीच में वो धूप का भी जिक्र कर रहे हैं, गुरूब आफ्ताब का भी जिक्र कर रहे हैं, शाम का भी जिक्र कर रहे हैं, शाम की खूबसूरती का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे मिसरों के अंदर बीच बीच के अंदर वो चीजें आएंगी, छोटे छोटे जुमले यहां पर आएंगे। तो दोबारा उसने कांटे के अंदर अपने चारा भर लिया है जिससे वो मछली पकड़ रहा है, और वो उसको उसने डाल दिया। उसके डालने की वजह से पानी में एक दायरा बना और वो दायरा फैलता हुआ दूर तक किनारे तक चला गया। हम पानी में पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो दायरे बन जाते हैं बहुत सारे, और फिर वो दायरे किनारे के ऊपर आकर खत्म हो जाते हैं। उसने अपनी पाइप दोबारा सुलगा ली और पुराने ओवरकोट के कॉलर और कानों तक चढ़ा लिए। पानी पर तैरती धूप का एक हिस्सा बच्चों के लट्टू सा घूमता हुआ किनारे आ लगता था और टूट जाता था, लेकिन बूढ़े का ध्यान उधर नहीं था। मैं तय नहीं कर पाया कि उसकी आंखों की खास मरकज पर किस मरकज पर टिकी हैं। उसकी आंखें खुली हैं या बंद, यह भी ठीक ठीक कह पाना मुश्किल था। उसका देखने का अंदाज ऐसा था कि जैसे वो कहीं देख रहा हो, लेकिन लग नहीं रहा था कि कहीं देख रहा है। जब हम कहीं देखते हैं, किसी चीज की तरफ हमारी तवज्जो होती है, तो हमारी आंखें हरकत करती हैं, आंखें चलती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम नजारे देख रहे हैं। लेकिन बूढ़े की आंखें एक ही जगह टिकी हुई थी। कहां पर? पुल की तरफ, और पुल के पीछे बड़ी बड़ी दीवारें थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की छत थी, छत का टावर था, टावर के पीछे उधर नेशनल थिएटर भी था, और उसके पीछे सूरज गुरूब हो रहा था। लेकिन उसका देखने का अंदाज यह था कि वहां ये नहीं देख रहा है, देख उस तरफ ही रहा था, लेकिन आंखें जरा सी भी हरकत नहीं कर रही थी। मुसन्निफ को कई तरह के गुमान होते हैं कि इधर क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या चीज इसको ऐसी दिख गई कि इतना ध्यान लगाकर इतनी तवज्जो से उसको देख रहा है। बच्चों, हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम देख रहे होते हैं किसी चीज को, लेकिन असल में हम नहीं देख रहे होते हैं। उसे हम खला कहते हैं कि खला में हमारी नजर छुप गई, जीरो के ऊपर हम देख रहे हैं, कहीं हमारी नजर नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हुए से महसूस होते हैं। तो मुसन्निफ भी उस वक्त खला में देख रहा था, खालिस्तान में देख रहा था। सामने सब कुछ था, उसके पुल भी था, उसके नेशनल थिएटर भी था, पहाड़ भी थे, उसके पीछे गुरूब होता हुआ सूरज भी था, लेकिन बूढ़ा कुछ भी नहीं देख रहा था। नजरें उसकी वहीं थी, लेकिन नजर उसके कुछ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मुसन्निफ के मन में यह गुमान भी आता है कि क्या ये अंधा तो नहीं है, या कुछ और देख रहा हो। कई तरह की चीजें ये सोचते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता मेरा गुमान पुख्ता हो गया। यह अंदेशा किस बात के लिए था, मैं आज तक ठीक से समझ नहीं पाया। लेकिन यह सच है कि अनजाने शुबहात जरूर थे। वो सिर्फ एक बार मुझे देखकर हंसा था, लेकिन हैरत है कि उस वक्त भी उसने मुझे पूरे तौर पर नहीं देखा था। मेरी तरफ मुतवज्जह होकर उसे हंसने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों हंसा वो मेरी तरफ देखकर? मछली पकड़ रहा है, नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तरफ इस तरह से देख रहा है कि जैसे मुझे बहुत अच्छे से जानता हो। मैं भी इसको बहुत अच्छे से जानता हूं। इस तरह से मुझे खदशा हुआ कि यह क्या हुआ, पता नहीं कहां देख रहा है, और मुझे इस तरह से देख रहा है कि जैसे मुझे ये जानता हो, और मैं इसके साथ ही इस काम के अंदर उसकी हरकतों में शामिल हूं। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे मेरे वजूद का जरा भी एहसास नहीं। मुसन्निफ कहते हैं कि उसने मेरी तरफ इस तरह से देखा कि पूरी तवज्जो उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी तरफ देख के वो मुस्कुरा दिया। तो उसको यह पता है कि मैं इसका जानकार हूं, जबकि मैं उसका जानकार नहीं था। तो उसे मेरी तरफ देखना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था मैं कौन हूं, मुझसे दरियाफ्त करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि भाई आप कौन हो और यहां क्यों बैठे हुए हो। लेकिन उसने नहीं पूछा। अब फिर खुद की बारे में बता रहे हैं कि उसे मेरे वजूद का जरा भी एहसास नहीं है, उसे एहसास नहीं है, लेकिन हालांकि मैं उसके इतने करीब बैठा हूं, यह मुझे बेहद गैर फित्री मालूम हुआ। गैर फित्री, फितरत के खिलाफ। हमारी फितरत होती है कि हम अनजाने लोगों से दूर बैठते हैं, अनजाने लोगों के काम के अंदर हम दखल अंदाजी नहीं किया करते, अनजाने लोगों की तरफ हम मुतवज्जो नहीं हुआ करते। यह हमारी फितरत होती है, इंसानी फितरत है ये। लेकिन मुसन्निफ उस बूढ़े के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए थे, उस बूढ़े के काम में दिलचस्पी ले रहे थे। उनकी तवज्जो उसके कांटे की तरफ थी कि मछली आती है नहीं आती। तो इनको खुद के ऊपर ताज्जुब हो रहा है, खुद के ऊपर हैरत हो रही है। अब उसकी वजह भी बता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये गैर फितरी काम जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। उसकी वजह यह है कि अनजाने शहर में अपनाइयत की भूख इतनी मुस्तहकिम होती है, यह उससे पहले मैं नहीं जान पाया था। मुस्तहकिम, इस्तेकाम के साथ, ताकत के साथ, उस भूख को जो अपनाइयत की होती है, मुसन्निफ समझ नहीं पाए थे।
ये अनजाने शहर की बात हो रही है, खुद के शहर की बात नहीं हो रही। अनजाने शहर में हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा अपना हमसे मिल जाए और उसे देखकर बड़ी खुशी होती है। आप जंगल में चले जाओ जहां आपको कोई इंसान नजर नहीं आ रहा और वहां कोई इंसान दिखता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। आप हिंदुस्तान से बाहर हो और वहां पर आपको कोई हिंदुस्तान का आदमी मिल जाए तो आपको बड़ी खुशी होती है उसको देखकर, उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हो, उससे बात करने की कोशिश करते हो, एक दूसरे को मिलकर वो भी खुशी जाहिर करता है, आप भी खुशी जाहिर करते हो। तो ये अपनाइयत की भूख होती है और ये अनजाने शहर में ज्यादा शिद्दत के साथ हो जाती है, ज्यादा मुस्तहकिम हो जाती है, ज्यादा ताकतवर हो जाती है। बेशक वो किसी मखसूस शय पर अपनी आंखें टिकाए हुए था, ऐसा कुछ जो मेरी आंखों के दायरे से बाहर था। अब मुसन्निफ उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसके देखने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कहां देख रहा है। वो कुछ चीज देख रहा है जो मेरी आंखों से बाहर है, मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन इसको नजर आ रही है। वो क्या है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं लेकिन मैंने कोशिश की। उसकी आंखों के सामने शहर का सबसे पुराना पुल था, उसके परे नेशनल थिएटर की दीवारें थी और छत, और बीच में पुल का टावर जो शाम की डूबती रोशनी में झिलमिला रहा था। लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें इस शहर में चलते हुए और गलियों से गुजरते हुए हम रोज देखते थे। उनमें कुछ खास या गैर मामूली कम अज कम बूढ़े के लिए तो नहीं था, जो शायद बरसों से इस शहर में रहता था। बूढ़े की देखने की जगह को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया कि बूढ़ा टकटकी लगाए हुए एक ही जगह देख रहा है, पानी में उसका कांटा पड़ा हुआ है, पानी के करीब बैठा हुआ है, मुंह के अंदर पाइप है, लेकिन उसकी तवज्जो कांटे की तरफ नहीं है। मुसन्निफ पास बैठे हुए हैं लेकिन मुसन्निफ की तरफ भी तवज्जो नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही जानिब देखा जा रहा है, वहीं उसने टकटकी बांध रखी है, वहीं टकटकी लगाकर देख रहा है। तो मुसन्निफ ने सोचा कि खास चीज है जिसको वो देख रहे हैं, करीब आए और देखने की कोशिश करी कि क्या देख रहे हैं। तो सामने इनको पुल नजर आया जहां से गाड़ियां चल रही थी, शहर का जो पुल है जोड़ने वाला। उस पुल के पीछे ऊंची ऊंची इमारतें थी, वहां पर नेशनल थिएटर था, नेशनल थिएटर की दीवारें नजर आ रही थी और फिर उसकी छत भी नजर आ रही थी और छत के ऊपर लगा हुआ टावर भी नजर आ रहा था। सभी चीजें मुसन्निफ देख रहे थे। तो मुसन्निफ ने कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम रोज देखते हैं। पुल कोई नया बना हुआ नहीं था, ऐसी चीज नहीं थी कि इसको गौर से देखा जाए। वो जो नेशनल थिएटर है उसकी बिल्डिंग की छतें, उसकी दीवारें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बहुत गौर से देखा जाए, बहुत ध्यान से देखा जाए। फिर बूढ़ा क्यों देख रहा था? और ये चीजें अगर देखने की भी हैं तो हम जैसे नए लोगों के लिए होगी देखने की। मुझे देखनी चाहिए वो चीजें, मुझे उसके अंदर दिलचस्पी लेनी चाहिए। लेकिन बूढ़ा यहां पर बरसों से रह रहा है, हमेशा से आते जाते ये चीजें देखता होगा, वो पुल वगैरह देखता होगा, तो वो आज क्यों इतनी गौर से उन चीजों को देख रहा है? क्यों उसने अपनी तवज्जो सारी की सारी उस तरफ लगा रखी है? मेरा गुमान फिर बेदार होने लगा। उसके अलावा भी कुछ अनोखा या बिल्कुल अलहदा, यानी कुछ ऐसी चीज जरूर है यहां पर जो मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन बूढ़े को नजर आ रही है और बूढ़ा उसी तरफ उसको देख रहा है। तो मुसन्निफ परेशान है और देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देख रहा है। लेकिन क्या यह आदमी देख सकता है? अचानक मेरे जहन में यह बेतुका सा ख्याल उभरा। वो बहुत बूढ़ा है। हवा का हल्का सा झोंका आया और धूप धीरे धीरे उतरने लगी। शाम भी हो रही है, शाम का वक्त होता जा रहा है, मंजर भी साथ चल रहे हैं, पूरे आसपास के सारी तस्वीर कशी करते जा रहे हैं और तवज्जो का सारा जो है ध्यान सारा उस बूढ़े के ऊपर है, उसकी हरकतों के ऊपर है। फिर कहते हैं कि मेरे दिल में एक बार यह ख्याल भी आया कि क्या वो आदमी बूढ़ा है? और फिर खुद ही अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर हंसते हैं। वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है, क्योंकि बूढ़ा आया होगा कहीं से चलता हुआ, कोई इसके साथ नहीं, अकेला आया है, सामान इसके साथ है, फिर मछली भी पकड़ रहा है। तो हो सकता है कि ये मेरा अहमकाना सोच हो, मैंने नहीं सोचना चाहिए। तो खुद ही कह रहे हैं कि बेतुका ख्याल मेरे जहन में उभरा और उसके बाद ये खत्म भी हो गया। शाम हो रही है, धीरे धीरे सूरज गुरूब होता जा रहा है, धूप धीरे धीरे उतरने लगी। पूरे जजीरे पर एक मुंजबित खामोशी घिरने लगी, मुंजबित जमी हुई खामोशी। कोई हलचल नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई गहमा गहमी नहीं। एक खामोशी सी उस जगह के ऊपर तारी होने लगी, मुंजबित खामोशी घिरने लगी। पत्ते पानी पर झड़ते थे और बह जाते थे, सिर्फ धूप के टुकड़े बाकी रह गए थे, पत्थरों पर, टहनियों पर।
मैंने अब आपको बताया कि खूबसूरती आप देखें, लिखने का तरीका देखें, तहरीर का अंदाज देखें, आपके किस अंदाज में लिखते हैं। पत्ते पानी के ऊपर झड़ रहे हैं लेकिन वो बहते हुए चले जाते हैं, और धूप पानी के ऊपर पड़ रही है लेकिन वो वहीं जमी हुई है, वो बह नहीं रही है। उसको शाम लेके जाएगी, उसको पानी लेकर नहीं जाएगा, उसको शाम सोर के लेके जाएगी। जो पानी के ऊपर भी धूप के टुकड़े पड़े हुए हैं, जो पत्थरों के ऊपर भी धूप के टुकड़े पड़े हुए हैं, टहनियों पर, दरख्तों पर धूप के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये भी कचरे की तरह यहां पर बताए गए हैं, लेकिन ये खुद ब खुद हवा के जरिए नहीं जाएंगे, इनको शाम लेकर जाएगी। तो गुरूब के सूरज, जो आफ्ताब का गुरूब होने का वक्त है, वो भी यहां पर दिखाया है। सूरज के गुरूब होने की खूबसूरती भी यहां पर दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद शाम इन्हें लेकर चली जाएगी, यानी पानी के जरिए नहीं जाएंगे। धूप के टुकड़े फैल गए सब तरफ, दरख्तों में से निकल निकल कर, बादलों में से छन छन कर, इनको तो शाम लेकर जाएगी। शाम की वजह से यहां से खत्म होंगे। सिर्फ हम दोनों वहां रहेंगे। कौन दोनों? बूढ़ा और मुसन्निफ खुद, जो मुसाफिर खुद हैं, ये दोनों उस जगह के ऊपर रुक जाएंगे। ये धूप वगैरह सब धीरे धीरे चली जाएगी, पानी के ऊपर जो पत्ते हैं वो बहते चले जा रहे हैं, सब चीजें चली जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ वो बूढ़ा बचेगा और मैं बचूंगा। यहां पर इस बूढ़े को ये अपने वजूद की तरह देख रहे हैं कि मेरा वजूद जैसे इससे जुड़ गया हो, ये बूढ़ा रहेगा और मैं रहूंगा। लेकिन होता इसका उलट है। बूढ़ा अनजान है, अनजान शहर में है, थोड़ी देर बाद उठकर वो जाने लगता है। लेकिन नहीं, वो जा रहा है। मेरी निगाहें अचानक उस पर उठ गईं। वो सचमुच जा रहा था। उसने मछली पकड़ने के कांटे को पानी से निकाला, कैनवास की कुर्सी को लपेटकर बगल में दबा लिया। उसने बहुत पुराना जर्द बाउलर हैट पहना और पाइप मुंह से निकालकर जेब में रख लिया। मछली पकड़ने का झोला जो खाली था उसने कांटे की डंडी पर लटका लिया था। जाने की तैयारी कर रहा है बूढ़ा। अब शाम हो गई है, बहुत देर से यहां पर मछली पकड़ रहा था, जब अपना वक्त लगा रहा था। यहां पर बूढ़ा है, कोई काम नहीं है, तो अपना वक्त टाइम पास करने के लिए उस जगह के ऊपर आ जाता है। अब इसका जाने का वक्त हो गया है, ये जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका जाना मुसन्निफ को अच्छा नहीं लग रहा है। मुसन्निफ इससे एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, अपने वजूद के साथ इसको जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहां रहना चाहिए था बूढ़े को, उनका दिल कह रहा है कि बूढ़े को यहीं रुकना चाहिए था, लेकिन बूढ़ा इनकी मर्जी से थोड़ी चलने वाला है। उसको जाना है तो वो जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। न जाने क्यों उस लम्हे मेरे अंदर एक अजीब सी झुरझुरी फैल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बहुत पेचीदा तरीके से उस आदमी पर मुनहसिर हो गया हूं, और उसके जाने से ही वो खो दूंगा जो एक मुद्दत से मेरे अंदर पलता रहा है। बूढ़ा वहां बैठा हुआ इनको अपने वजूद से जुड़ा हुआ महसूस हुआ। खुद का अक्स उस बूढ़े के अंदर नजर आने लगा, खुद का सुकून, खुद का इत्मीनान उस बूढ़े के अंदर नजर आने लगा। बहुत देर से वहां पर बैठे हुए हैं, उस बूढ़े की हरकतों को देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये चला जाएगा तो मेरा अंदर से कुछ निकल जाएगा, मेरी ख्वाहिशात चली जाएंगी, मेरी तमन्नाएं चली जाएंगी, मेरे दिल से वो चला जाएगा जिसको मैंने बड़ी मुद्दत से पाल रखा है। बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में जो चीज मौजूद है, आज वो मुझसे जुदा होती हुई नजर आ रही है। उसका यहां रहना शायद मेरे रहने से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस लम्हे शायद कुछ हुआ। वो इसी ख्याल में है कि बूढ़ा नहीं जाए तो अच्छा है। बूढ़े से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। अनजान जगह के ऊपर है, अजनबी शहर के अंदर है, और उस जगह के ऊपर वो बूढ़ा भी उनको नहीं जानता, लेकिन देखकर बूढ़ा इस तरह से हंसा था कि मुसन्निफ को ऐसा लगा कि जैसे मैं इसको हमेशा से जानता हूं, ये हमेशा से मेरे साथ रहा है, लेकिन अब वो दूरी बन रही थी, दूरी हो रही थी। इस लम्हे शायद कुछ हुआ, और क्या हुआ? शायद सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, या शायद कोई पत्थर पानी में लुढ़क गया और वो चौंक गया। बूढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी वजह से कुछ हरकत हुई जमीन के अंदर, और या तो सूखे पत्ते सरके होंगे या कोई पत्थर लुढ़कता हुआ पानी के अंदर चला गया। तो वो जो खड़खड़ाहट की आवाज आई, उन आवाजों की वजह से बूढ़ा चौंक गया कि आवाजें कहां से आई, क्या कोई जानवर वगैरह तो नहीं निकल रहा पैर के पास से, या कुछ और बात है कि जमीन के अंदर से आवाज क्यों आ रही है। तो वो थोड़ी देर रुक गया, चौंक गया। उसके पांव धरती पर बंधे से रह गए, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा नदी के बहते पानी की तरफ, और फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ मेरे सामने से निकल गया। यहां बता रहे हैं कि जैसे उनका वजूद उसको रोकना चाहता है। बूढ़ा खड़खड़ाहट की वजह से रुका। मुसन्निफ के दिल की कश्मकश भी यहां पर दिखा रहे हैं। मुसन्निफ का दिल चाहता है कि बूढ़ा वहीं रुक जाए, और वो उसी वक्त कुछ खड़खड़ाहट आती है, जमीन के अंदर से आवाज आती है, चाहे पत्थर गिरा हो या पत्ते बोले हों। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरी ख्वाहिशात की वजह से बूढ़ा रुक गया हो, मेरी इल्तिजा से बूढ़ा रुक गया हो, मेरी दिल की आहोजारियों की वजह से बूढ़ा रुक गया हो। तो बूढ़ा रुका,
उसने पीछे मुड़कर देखा और पीछे मुड़कर देखने के बाद अपना हेड संभाला और वापस निकल गया। मुसन्निफ के सामने से ही निकल गया और सामने निकलते हुए खास बात हो रही है कि मुसन्निफ की तरफ बगैर देखे निकल गया, जरा सी तवज्जो नहीं दी कि ये भी यहां पर बैठा हुआ है। वो शख्स है जिसको देखकर वहां पर वो अभी हंस रहा था। जाते हुए उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ देर तक जजीरे में उसके नीचे दबे पत्ते की चरमराहट सुनाई देती रही, फिर सब पहले जैसा खामोश हो गया। बूढ़ा गया लेकिन मुसन्निफ की तरफ उसने जरा भी नहीं ध्यान नहीं दिया। बैठे हुए हैं पास में ही, उनको छोड़कर वो वहां से निकल गया। अब मुसन्निफ अकेले रह गए हैं और यही उनकी कश्मकश की वजह है। जो पहला हिस्सा है कहानी का, उसमें कश्मकश यही बताई है कि बूढ़ा इस तरह से उनके सामने पेश आ रहा था जैसे उनसे वाकिफ हो, उनके वजूद के साथ बूढ़ा जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। उनकी दिलचस्पी बूढ़े के अंदर हो गई थी, बूढ़े से लगाव हो गया था। लेकिन जब बूढ़ा गया तो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी शशोपंज के चुपचाप वहां से निकल गया और मुसन्निफ से बात तक नहीं करी। तो ये उलझन बढ़ाने वाला मामला है। अजनबी शहर में जब ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो परेशानी हो जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो मुझे जानता था या मुझे नहीं जानता था, और पेश इस तरह से आ रहा है कि जैसे मेरे साथ जुड़ा हुआ हो। अपनायत का एहसास वहां पर होता है कि ये मुझसे क्यों अपनापन दिखा रहे हैं, और वो परेशानी के अंदर मुब्तला होता है और उलझन में उलझ जाता है, सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, और लेकिन वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पाता है। और यहीं पर हमारी कहानी का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, जहां बूढ़े मछुआरे का किस्सा है। बूढ़ा मछुआरा उठकर चला गया है। अब दूसरा हिस्सा हमारा शुरू होगा दो अजनबी लड़कों वाला। इसके बाद मुसन्निफ कश्मकश के अंदर है, परेशान है कि बूढ़े ने उसकी तरफ देखा क्यों, और फिर गया तो बगैर किसी बातचीत के चला गया, खामोशी से वहां से निकल गया। इसी उलझन के अंदर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, फिक्र के अंदर हैं कि इतने में दो छोटे लड़के वहां पर आते हैं। एक बड़ा लड़का है, एक छोटा लड़का है। दो लड़के वहां पर आते हैं, मासूम लड़के हैं, आकर इनके सामने खड़े हो जाते हैं और इनको इस तरह से देखते हैं कि जैसे वो जानते हों, और कहते हैं कि आप तो रोज मछली पकड़ने के लिए आते हैं, आप आज भी खाली हाथ रह गए, आज भी आपके हाथ कुछ नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? तो मुसन्निफ ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैं तो यहां पर पहली बार आया हूं, मैंने कभी मछली पकड़ी नहीं, मैं कभी बैठा नहीं, तो ये मुझे लगता है कि बूढ़ा शख्स मुझे समझ रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, मैं कोई और हूं, वो कोई और था। लेकिन बच्चे यकीन नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप वही हो, वो शख्स आप ही हो जो यहां पर मछली पकड़ने के लिए आता है, कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, सिगार पीता रहता है, कांटा लगा के रोज बैठने वाले वो बूढ़ा मछुआरे जो है वो आप ही हो। और वो निशानी भी दिखाते हैं कि जूते देख लो, आपके जूते भी वैसे ही हैं, आपके जूतों के निशान भी वही हैं और उसके जूतों के भी निशान भी वही हैं। और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। और इसी वजह से मुसन्निफ की कश्मकश और उलझन और बढ़ जाती है, क्योंकि वो बूढ़े को अपना वजूद मान रहे थे। वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोच रहे थे कि क्या पता वो बूढ़ा शख्स मैं ही तो नहीं था, या मेरे अंदर से कुछ चीज मौजूद थी जो वहां पर उसके अंदर बैठी हुई थी, वहां मुझे नजर आ रहा था। तो वो उलझन के अंदर हैं, खुद को भी देखते हैं, उनके जूते भी ऐसे नजर आते हैं और सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो भी उस बूढ़े की तरह ही वहां खड़े हुए हैं, उस बूढ़े की तरह ही उस जगह के ऊपर जमे हुए हैं जहां पर वो बूढ़ा सोच रहा था, खड़ा हुआ था। तो उलझन की कहानी है, उलझन दिखाई गई है, कश्मकश दिखाई गई है और जहनी उलझन यहां पर दिखाया गया है। मुसाफिर की कैफियत का भी यहां पर जिक्र किया गया है कि नई जगह के ऊपर, अनजान शहर के अंदर मुसाफिर किस तरह से सोचो फिक्र के अंदर डूबा रहता है। एक जगह बताया है कि मुसाफिर को अपनायत की भूख होती है। अनजाने शहर में भी उसको ये लगता है कि कोई अपना मुझे मिल जाए, कोई अपना कहने वाला मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो उसके जरिए मेरा सफर आसानी से कट जाए और मेरा सफर कोई मुश्किलों के अंदर नहीं डूब पाए। यहां पर बच्चों सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। दूसरे हिस्से के अंदर हम अजनबी लड़कों वाला वाकया का मुताला करेंगे। उस हिस्से तक आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।